हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, इसका हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख रहे हैं। मतलब कि इस एक ही वीडियो में हम जो ये पूरा चैप्टर है अपना, इस पूरे चैप्टर को हम करेंगे कंप्लीट। इसके पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एंड उसके पहले जो पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आई होप सो कि वो दोनों ही चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, बिकॉज ये जो हमारा चैप्टर है एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, वो अपने प्रीवियस के जो 2 चैप्टर्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वो जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके तो अब जो है हम अपना इस वाले चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा ये चैप्टर है जिसमें हम सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। आई होप सो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ये हम लोग अपनी संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में जो आपके ये संदीप गर्ग में 3 चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, इन तीनों को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो कि हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी जो है पूरा आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया है। हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब जो है हम वन शॉट देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस बुक संदीप गर्ग। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट वही रहते हैं। बस ये होता है कि एनसीईआरटी का 1 चैप्टर इज इक्वल्स टू संदीप गर्ग के 2 या 3 चैप्टर्स। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है और कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आई होप सो कि आप लोगों ने जो है अपना जो डिटेल्ड डिस्कशन है, अपना जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो देख लिया है, वो कंप्लीट कर लिया है। जब हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, जब हम एक ही पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ समझ रहे हैं एक साथ में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों ने जो आपका एक बार डिटेल्ड वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट कर लिए। बिकॉज जब मैं इस वीडियो को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ तो आई एम थिंकिंग, या मैं चाह रही हूँ कि हाँ आप लोग भी इसे जो हो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो हो देखो। ठीक है, यह आपका फर्स्ट टाइम व्यू नहीं होना चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों को जो है हर एक कंसेप्ट अच्छे से पता है, आप लोग भी जो रिवीजन ही करोगे इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में। ओके तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, दैट मीन्स किसी भी कंसेप्ट पे जाने से पहले, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लें कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसके बाद में क्या रीजंस हैं एक्सेस डिमांड के, एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होता है वो देखेंगे। उसी के बाद में हम देखेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या है, रीजंस क्या होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के, और इंपैक्ट क्या होता है डेफिशिएंट डिमांड का, ये देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो मतलब कि ये जो चैप्टर है ये सोलली किस चीज पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये सोलली बेस्ड है आपके एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के हर एक कंसेप्ट पर। ठीक है, कि ये चीजें होती क्या है, क्या रीजंस हैं, क्या इंपैक्ट है और उन्हें कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ओके तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें अपने इस चैप्टर में पढ़नी होगी। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने फर्स्ट वाले टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सेस डिमांड। अब देखो एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है, क्या इससे समझ में आया हमें? एक्सेस डिमांड सिंपल सी क्या चीज हो गई, डिमांड का ज्यादा होना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेस डिमांड। अब डिमांड किसके रिलेशन में ज्यादा होगी स्टूडेंट्स? डिमांड रिलेशन किसका लेंगे हम? सप्लाई का, है ना। एक तरफ से गुड सप्लाई किए जाते हैं और एक तरफ से गुड डिमांड किए जाते हैं। इफ अगर सभी लोग डिमांड करें और अगर कोई भी गुड को सप्लाई नहीं करेगा तो क्या किसी की भी डिमांड कंप्लीट हो सकती है? नहीं हो सकती है, राइट। तो सप्लायर्स भी जरूरी है और डिमांडर्स भी जरूरी है, मतलब कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों जरूरी है। तो जब हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं
तो हम एक्सेस डिमांड में क्या लेंगे कि डिमांड हो गई हमारी ज्यादा और सप्लाई हो गई हमारी कम, या फिर हम बोले कि सप्लाई के रिलेशन में जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई। ठीक है, मान लो सप्लाई हो रही है किसी गुड की 100 यूनिट्स, हम डिमांड कर रहे हैं 150 यूनिट्स की, तो एक्सेस डिमांड कितनी हुई 50 यूनिट्स जो है वो हमारी एक्सेस डिमांड हमें शो कर रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो 50 यूनिट से ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। अब हम ये जो पर्टिकुलर अपना पूरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं या इंडिविजुअल डिमांड लेते हैं स्टूडेंट्स? सो वी टेक एग्रीगेट डिमांड, राइट। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई जो है वो हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। माइक्रो यूनिट्स होती है वो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, मैक्रो का मतलब हो गया एग्रीगेट। ठीक है, मतलब कि ऑन एन होल। तो जब हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जब आपकी जो पूरी इकोनॉमिक या पूरी कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेस डिमांड। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब अच्छे से पता है। ये चीजें हम लोग ऑलरेडी अपने 7th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। एग्रीगेट डिमांड में हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और उसमें भी जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की तो हम सिर्फ 2 ही हमारे कंपोनेंट्स लेते हैं, एक होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वहीं हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की तो एग्रीगेट सप्लाई में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई हमें पता है किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के इक्वल होती है, दैट मींस वाई की इक्वल होती है, जो कि किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, एक जो पर्सन की इनकम होती है या तो वो कंज्यूम करता है या वो सेव करता है, तो ये दोनों चीजें होंगी, तो जो आपका वाई है दैट मींस जो हम इन शॉर्ट बोल दें एग्रीगेट सप्लाई वो किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होती है। ठीक है, तो आई गेस कि ये जो एक रिवाइज मैंने करवाया आपको चैप्टर 7 वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो है एक्सेस डिमांड की एक बार जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखें हम लोग। तो ये क्या है, एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level of output in the economy। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट्स ये corresponding to full employment level ये चीज आप लोगों को बिल्कुल लेनी है आपकी इस डेफिनेशन में। ठीक है, बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं तो हम लेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अगेंस्ट। ठीक है, हम ये मानेंगे कि हाँ हमारी इकोनॉमी में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो एक्सेस डिमांड में क्या बोला हमने, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, दैट मींस ये वाली सिचुएशन कि एडी इज मोर देन क्या हो रही है, एएस हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स जो एक्सेस डिमांड होता है उसकी वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। ठीक है, कौन सा गैप होगा, इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगा। अब इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं, फिर मैं ये बताऊंगी कि ये इन्फ्लेशनरी गैप ही क्यों अराइज हो रहा है, डिफ्लेशनरी गैप क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम जो है इन्फ्लेशनरी गैप का जो एक फॉर्मूला एक जो डेफिनेशन है वो देखें। तो इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप कौन सा गैप है, ये वो गैप है जो कि किस चीज के गैप को बता रहा है, जिससे कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सीड कर रही है, किसे एक्सीड कर रही है, उस एग्रीगेट डिमांड को जो कि रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब कि देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारी जो एएस है वो कितनी है, 100 है। ओके, तो हम चाहेंगे कि हमारी एडी भी कितनी रहे, 100 रहे, तभी इन दोनों के थ्रू हम बोल सकेंगे कि जो इकोनॉमी है वो किस पर है, वो इक्विलिब्रियम पर है। ऑलराइट,
अब इसके बाद में अगर मैं बोल रही हूं कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी हो गई, वो हो गई है 150 यूनिट्स की, तो क्या अब एएस और एडी इक्वल है? नहीं है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट मीन्स आपका ये जो एडी, एक्चुअल एडी और जो एडी रिक्वायर्ड है फॉर इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है स्टूडेंट्स, हम इसे बोलते हैं, ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो जब भी एक्सेस डिमांड की बात होगी तो याद रखना इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगा। अब हमेशा हम यही क्यों बोलते हैं कि एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगा, तो उसका रीजन समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब एक्सेस डिमांड होगी ना तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज होगी। मतलब कि अगर डिमांड एक्सेस चल रही है तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी चीज क्या समझ में आई कि हमारी इकोनॉमी में महंगाई होने लगेगी अगर डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो। एक है शॉप, ठीक है, इस शॉप पर मान लो किसी एक प्रोडक्ट के कुछ 5 यूनिट्स हमारे पास, मतलब कि वो शॉप वाले के पास में अवेलेबल है। ओके, 5 यूनिट्स इसके पास में अवेलेबल है। इसके पास में कस्टमर्स गए, कितने कस्टमर्स गए? मान लेते हैं हम लोग कि इसके पास में 10 कस्टमर्स गए हैं और सब एक एक यूनिट डिमांड कर रहे हैं। तो टोटल जो डिमांड हो गई है स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो कितनी हो गई है? 10 यूनिट की हो गई है। ठीक है, अब सारे के सारे 10 के 10 कस्टमर्स एक साथ में चलेगा। मतलब कि ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला बेसिस। ठीक है, तो सबके सब एक साथ में चले गए। अब दिक्कत क्या आई वो शॉपकीपर के पास में कि उसके पास में है 5 यूनिट और 10 लोग हैं। तो अब 10 लोगों को वो 5 यूनिट कैसे दे? ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हाफ कर दे। ठीक है, अब मान लो कि ये जो 5 यूनिट हैं ये कितने के हैं? इसका मतलब कि पर यूनिट कितना प्राइस है? इसका पर यूनिट है ये 200 रुपीज का। ठीक है, तो अब इस शॉपकीपर ने क्या किया, बिकॉज इसके पास में उतनी जो है सप्लाई नहीं थी, तो इस शॉपकीपर ने उस 200 रुपीज वाले को कितने में सेल करने लगा? 500 रुपीज में सेल करने लगा। क्यों? बिकॉज उसके पास में डिमांड ज्यादा थी। उसे दिख रहा था कि अगर वो इसका 500 रुपए भी कर देगा तो भी वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। रीजन बीइंग कि इसे जो है डिमांड करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। अगर एक 500 पे नहीं लेगा तो दूसरा ले लेगा, राइट? जिसे जरूरत है वो तो 500 पे परचेज कर ही लेगा। तो बिकॉज डिमांड ज्यादा थी इसलिए वो शॉपकीपर ने सोचा कि अब मुझे जो है फायदा भी हो जाएगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी चला जाएगा, जिसे खरीदना है वो हाई प्राइस पे खरीद लेगा। ठीक है, बिकॉज डिमांड तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये कौन सा केस हो गया कि अब जो एक शॉपकीपर है या एक जो सप्लायर है हम बोले, वो सोचेगा कि वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि डिमांड ज्यादा हो जाए और जो सप्लाई है वो कम हो जाए तो प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं ताकि जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है और जो खरीद सकता है वो हाई प्राइस पर खरीद ले। ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ती है आपके सप्लाई से तो जो प्राइसेस हैं वो जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज दिस लीड्स टू अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। से इन्फ्लेशनरी क्यों बोला हमने? बिकॉज इसकी वजह से जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए एक्सेस डिमांड में हमेशा इन्फ्लेशनरी गैप ही आएगा। नाउ इसका जो एक टेक्सचुअल फॉर्म है वो समझ लिया, लेकिन इसमें एक जो है इसका डायग्राम समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जो है हम अपना डायग्राम देख लेते हैं, उसके हेल्प से एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को समझते हैं। ओके, तो अब ये डायग्राम आता है हमारे पास में। देखो हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर में पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमें कैसे बनाना होता है। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इसके बाद में हम बनाएंगे एक एएस कर्व। एएस कर्व कैसा बनता है हमारा? 45 डिग्री की लाइन बनती है हमेशा एएस कर्व में, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये हमने अपना एएस कर्व बनाया, फिर हम बनाएंगे स्टूडेंट्स अपना एडी कर्व। ठीक है, देखो ये वाला जो है ये हमारा एक्सपेक्टेड एडी कर्व है, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है दैट इज एडी सी प्लस आया जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड एडी कर्व है कि हाँ हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जो है एग्रीगेट डिमांड होने वाली है
है, और ये जो आपका पॉइंट ई है यहाँ पर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। लेकिन हुआ कुछ और ही, जो एग्रीगेट डिमांड है वो जितनी सोची थी उतनी ना होकर उससे ज्यादा हुई, बिकॉज एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है ना। तो हमारी जो एक्सेस डिमांड है तो उसकी वजह से हमारा जो एडी कर्व है वो कुछ यहाँ पे बना, ये हमने लिखा AD1, जिसमें हमने लिखा C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, ठीक है। ये हमने उसमें ऐड किया कि हाँ इतने से जो है हमारी डिमांड बढ़ी है। तो देखो आपकी डिमांड जो आपका हम बोले इक्विलिब्रियम था वो इस ई पर मिलना था, बट आपकी डिमांड जो एक्चुअल डिमांड कर्व है वो उसके ऊपर दिख रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इसका जो ये गैप है, ठीक है, ये जो गैप है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। दैट इज E2F जो है वो होगा हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो ये वाला आएगा, ठीक है। मतलब कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये वो इक्विलिब्रियम है जो कि एक्सेस डिमांड में हमें मिला है। तो ये आपका जो ये ट्राइंगल दिख रहा है उसमें आपको ये जो वाली लाइन है ये होगी आपकी क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। दैट इज ये आपको शो कर रही है कि इतने से जो है आपकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, इतने पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से हमें एक्सेस डिमांड देखने को मिली है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया कि एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप को आपको कैसे शो करना है आपके डायग्राम की हेल्प से। आप लोगों को स्टूडेंट्स डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये यूजुअली आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपका जो डायग्राम है वो भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, तो आई गेस कि एक्सेस डिमांड का मतलब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सेस डिमांड की जो हमारी पूरी डेफिनेशन थी उसका जो डायग्राम था और जो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब था ये अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं स्टूडेंट्स रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों अराइज होती है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं कि एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिली है। तो रीजन देखते हैं, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी, इंडिविजुअल प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि हमारी क्या टेंडेंसी है टू कंज्यूम, ओके, वी आर टेंडिंग टू कंज्यूम मोर, वी आर टेंडिंग टू कंज्यूम लेस, ठीक है। तो वो टेंडेंसी जो है वो बताता है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो अगर बढ़ जाए, ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का कंज्यूम करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि हम अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स सिंपली क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी जो इनकम है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, या मैं बोल रही हूँ कि मेरी टोटल इनकम ही कितनी है, 100 रुपीज है, और मैं सोच रही हूँ कि इस 100 रुपीज में से 90 रुपीज जो है उसे मैं कंजम्पशन पर स्पेंड कर लूँ, ठीक है। तो 90 रुपीज का मैंने अगर कंजम्पशन किया है, दैट मीन्स कि मेरी डिमांड इतनी थी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैं जो हूँ 50 रुपीज का ही कंजम्पशन कर रही हूँ, तो अगर दोनों में देखें तो ज्यादा डिमांड किस में होगी स्टूडेंट्स, 90 रुपीज वाले में होगी। जब मैं 90 रुपीज कंजम्पशन के लिए स्पेंड कर रही हूँ तब होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हमारी जो है जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है अगर वो बढ़ जाती है तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो आता है, ठीक है। इफ आवर प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इंक्रीजेस और कंज्यूम इंक्रीजेस, तो हमारी जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगी। अब क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि हम जो है 50 रुपीज ही स्पेंड करेंगे, लेकिन जो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं वो 90 रुपीज स्पेंड करने लग गए कंजम्पशन पे, अगर तो फिर जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगी। ओके, तो आई गेस कि जो हमारा फर्स्ट वाला रीजन है आपको कलेक्ट जो है क्लियर होगा। फिर आता है रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्सेस क्या हो गए, टैक्सेस हो गए रिड्यूस। तो अगर टैक्सेस रिड्यूस हो जाए तो आपकी जो डिमांड है वो कैसे बढ़ेगी। देखो सिंपल सी चीज है, मान लो कि मेरी इनकम है 100 रुपीज की, ओके। ये सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, एकदम छोटे छोटे नंबर्स ले रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर रहे। मान लो कि मैं कितना ले रही हूँ, मतलब कि मेरी इनकम कितनी है, 100 रुपीज की है। मान लेते हैं कि 10% जो है वो मुझे टैक्स पे करना पड़ता है इस इनकम पर। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज होता है। ये मैंने टैक्स के लिए पे कर दिया। इसके बाद में बच्चे कितने मेरे पास में 90 रुपीज जो है वो अभी मेरे पास में बच्चे हैं, ठीक है।
इतने मेरे पास में है, तो अब मैं कितने स्पेंड कर सकती हूँ, 90 रुपीज स्पेंड कर सकती हूँ। मुझे इसमें से अगर सेव करना है तो मैं सेव भी करूंगी, और अगर मुझे लग रहा है तो मैं पूरे स्पेंड भी कर दूंगी। अब मान लो कि यही सेम मेरी इनकम है और जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हो गया। अब टैक्स रेट कितना हो गया है, 5% हो गया। तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपीज होगा। तो 100 में से 5 रुपीज मैंने स्पेंड कर दिए टू पे दी टैक्सेस। अब मेरे पास में बचे कितने, अब मेरे पास में बचे हैं 95 रुपीज। ठीक है, इतने जो है मनी मेरे पास में लेफ्ट ओवर बचा है अभी। ओके, अब जब 90 रुपीज थे मेरे पास में, तो मेरी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी या 95 थे तब ज्यादा होगी। सिंपल सी चीज है ना, जितना ज्यादा मनी होगा उतना ज्यादा हम डिमांड करेंगे। तो अगर टैक्सेस रिड्यूस होते हैं तो हमारी जो एक्चुअल में जो रियल इनकम हम बोलते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। और जब रियल इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज नाउ वी कैन परचेज मोर। हमारी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारी ये वाली इनकम में तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना, 100 तो वैसा ही है, लेकिन फिर भी जो रियल इनकम है, दैट मीन्स जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम में अगर बोलूं, दैट मीन्स जो कि हम लोग खुद अपने मन से यूज कर सकते हैं, वो बढ़ गई। पहले हमारे पास में 90 ही थी, अब हमारे पास में 95 रुपीज जो है वो बच गया है। तो दैट मीन्स कि अब हम जो है ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं कंजम्पशन पर्पस से। ओके, तो आई गेस कि ये जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि जो टैक्सेस में रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर दिए, गवर्नमेंट ने ज्यादा सब्सिडीज देने लग गए। गवर्नमेंट जो है वो अब लोगों से कम पैसा वसूल कर रहे हैं, खुद ही एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में मनी आया, और जब मनी आएगा, जब लोगों के पास में पैसा होगा तो वो उसे खर्च तो करेंगे ही, राइट। तो जब मार्केट में मनी आएगा तो वो स्पेंड किया जाएगा, अल्टीमेटली जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। फिर आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी गई है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है तो डिमांड बढ़ेगी ही, बिकॉज ये आपके डिमांड का ही पार्ट है ना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉल इन इंपोर्ट्स। देखो इंपोर्ट्स जो है वो फॉल हो गए। अब मान लो कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक गुड और इंपोर्ट्स, ठीक है, दोनों पर ही जो है हमारी कंट्री के लोग रिलाई करेंगे। डोमेस्टिक गुड्स को भी हम कंज्यूम करते हैं और इंपोर्टेड गुड्स को भी हम क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि पहले जो है आपके इंपोर्टेड गुड्स कितने यूनिट्स मंगवाए जाते थे, 100 यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट होते थे। लेकिन अब जो है लोगों ने इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कर दी कम। अब जो है हमारी कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट्स ही जो है वो डिमांड कर रहे हैं ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो अब ये जो बचा हुआ 50 का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो उन्हें अपनी डिमांड को, या कहीं ना कहीं से तो उन्हें अपना जो वांट है उसे जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, उनकी जो नीड्स हैं वो तो उन्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये जो बचाओ, ये जो हम बैलेंस देख रहे हैं 50 यूनिट्स का, वो कहाँ से कंज्यूम करेगा एक कंज्यूमर, वो इन डोमेस्टिक गुड्स पर रिलाई करेगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स हैं ये भी कहाँ से हम लोग अपनी जो डिमांड है उसे फुलफिल करने वाले हैं, अपने डोमेस्टिक गुड्स से। और ऑलरेडी जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड थी, मान लेते हैं कि ऑलरेडी जो है 200 यूनिट्स जो है वो डिमांड किए जा रहे थे किसके, हमारे डोमेस्टिक गुड्स के। ठीक है, तो अब ऑलरेडी 200 जो कि इसके ही थे और 50 जो उधर से इधर शिफ्ट हुए हैं, तो टोटल कितनी हो गई डिमांड, टोटल हो गई 250 यूनिट्स की। लेकिन सप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट्स के हिसाब से हो रही थी, बिकॉज ये 50 एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है। तो ये 50 से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस में चली जाएगी। दैट मीन्स एक्सेस डिमांड वाली जो कंडीशन है, जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो अराइज होगी। ठीक है, तो आई गेस कि फॉल इन इंपोर्ट्स का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में बात आती है राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब इस इंपोर्ट्स को मैं हटा दूं और यहां पे मैं क्या लिख दूं, एक्सपोर्ट्स लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, राइज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो गया कि अब जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा जो है डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए कि पहले जो है 100 यूनिट्स के एक्सपोर्ट्स होते थे। ठीक है, 100 यूनिट्स के एक्सपोर्ट्स होते थे और 200 यूनिट्स जो है वो हमारी खुद की कंट्री में डिमांड की जाती थी। ऑलराइट, तो दैट मीन्स कि टोटल सप्लाई कितने की जरूरत है, टोटल सप्लाई की जरूरत है 200 एंड 100, दैट इज 300 यूनिट्स की जो है सप्लाई की जरूरत है। तो इतना होता था तो इसके अकॉर्डिंग 300 यूनिट सप्लाई किए जाते थे।
लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब ज्यादा जो लोग हैं, जो ज्यादा हम बोलेंगे फॉरेनर्स हैं, वो हमारे गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स अब मान लो कि ये 50 और यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि अब जो आपके टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 150 यूनिट्स के हो रहे हैं। तो अब अगर देखें तो 150 और 200 कितना होता है, 350 यूनिट्स होता है, लेकिन सप्लाई तो 300 यूनिट्स की हो रही है। तो ये जो 50 यूनिट्स का हमें जो है डिफरेंस दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि आपके जो डिमांड है वो क्या हो गई है, एक्सेस हो गई है इन रिलेशन टू दी सप्लाई, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अराइज हो गई, कैसे हुई, एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आती है क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी या न्यू नोट्स, ठीक है। तो अगर ज्यादा नोट्स या ज्यादा करेंसी प्रिंट की जाएगी तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो मार्केट में भी आने वाली है। मार्केट में आई इट मीन्स कि क्या, मार्केट में आई है इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ गई है, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ी है, लोगों के पास में पैसा जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो अब जो है वो उसे स्पेंड तो करेंगे ही करेंगे। अगर जो मनी है वो अगर हमारे पास में बढ़ेगा तो हम उसे स्पेंड करते ही। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो भी एक रीजन बनता है किसका, एक्सेस डिमांड का, ठीक है, कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से एक्सेस डिमांड वाली जो सिचुएशन है वो अराइज होती है। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारे रीजंस हैं फॉर एक्सेस डिमांड एंड आई होप सो कि ये सारे ही रीजंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर एक एक रीजन को नहीं पढ़ाया है। इफ बाय एनी चांस आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आपको इंडिविजुअली ये चैप्टर के एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली समझाया है वो पर्टिकुलर वीडियोस देखने हैं और अपना जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करना है। फिर उसके बाद में जाकर आप इस रिवीजन वाले वीडियो को देखो और अपना जो रिवीजन है वो कंप्लीट करो। ओके, तो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब देखो मतलब समझ ले, रीजन समझ ले, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो इकोनॉमी की डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उस पर इस एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपके पास में क्या गिवन है, एक्सेस डिमांड इज नॉट अ डिजायर्ड सिचुएशन बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, देखो इकोनॉमी ऑलरेडी किस पर वर्क कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है। दैट मीन्स कि जो हमारी इकोनॉमी है वो जितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकती थी, जितने एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच सकती थी, जितने रिसोर्सेज को यूज कर सकती थी वो ऑलरेडी वो कर रही है, उसके पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ भी रही है स्टूडेंट्स तो उसकी वजह से सप्लाई नहीं इंक्रीज हो सकता बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है, राइट। बट अब जो दूसरी चीज है कि भाई अगर डिमांड बढ़ी है तो अब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना, तो वो इफेक्ट क्या होगा, किस पर होगा, तो सिंपल सी चीज है कि जब हम लोग अपना आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, दैट मीन्स अपनी जो सप्लाई है अगर उसे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं क्या इंक्रीज होगा, फिर प्राइस इंक्रीज होगा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। दैट मीन्स इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है वो अराइज होने लगती है। और ये जो इन्फ्लेशन है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम चाहेंगे क्या कि महंगाई हो, पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल है? नहीं है। ठीक है, अब उसके पीछे के अलग रीजंस हैं, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज नॉट अ डिजायर्ड सिचुएशन। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इन्फ्लेशन हो, राइट। तो इसलिए जो है एक्सेस डिमांड बिल्कुल भी डिजायर्ड सिचुएशन नहीं होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन उसका यही है कि इसमें जो है आप और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते, आप आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। अगर आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ जाता एक्सेस डिमांड की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आउटपुट भी तो नहीं बढ़ सकता बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है, इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती है। ओके, तो क्या है आपके जो हम देखेंगे ये इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड के इफेक्ट देखेंगे हम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल पर। ठीक है, तो आउटपुट पर क्या इफेक्ट होगा,
कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये चीज अभी अभी मैंने आपको बताई। रीजन बीइंग कि इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ओके, जो इकोनॉमी वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है और उसमें जो है कोई भी आइडियल कैपेसिटी मतलब कि फ्री में कोई भी चीज नहीं रखी, मतलब कि ऐसा नहीं रखा है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को हमने यूज ना किया हो। हम सारे रिसोर्सेस को जितना यूज हो सकते हैं वो सारे रिसोर्सेस को उतना यूज कर रहे हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है। तो इसलिए जो आपका आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो सकता है। उसके बाद में देखें तो क्या है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज में मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स सब आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन, नेचुरल, मैन मेड सारे आ रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेके एक एक चीज तक। तो आपकी ये जो है एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज नहीं की जा सकती है, ठीक है। सो देयर विल बी नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल as the economy is already operating at full employment equilibrium and there is no involuntary unemployment, ठीक है। इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर है और नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है ही नहीं इकोनॉमी में। फिर बात आती है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो ये तो हमें पता है ये क्या होंगे, ये होंगे इंक्रीज, क्योंकि अगर ये इंक्रीज नहीं होंगे तो फिर जो आपकी डिमांड है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती बिकॉज एज अ जनरल रूल हमें पता है कि डिमांड जो है और जो प्राइसेस है उनके रिलेशन कैसे, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगी और अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हम और कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। इफ पॉसिबल हो पाता तो हम जो है अपना आउटपुट बढ़ा देते, लेकिन वो चीज पॉसिबल है ही नहीं बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे, ठीक है। So excess demand leads to rise in the general price level known as inflation as aggregate demand is more than aggregate supply, ठीक है। तो क्या आएगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो हमारे डिफरेंट इम्पैक्ट है एक्सेस डिमांड के, ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं कि इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑन आउटपुट और इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल क्या होने वाले हैं। ओके, तो आई गेस कि एक्सेस डिमांड से रिलेटेड जितनी चीजें थी दैट मींस रीजन, इम्पैक्ट और एक्सेस डिमांड का मतलब ये तीनों ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है क्या, डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी आपकी, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, मतलब इसका कि आपकी डिमांड हो गई कम, आपकी सप्लाई हो गई ज्यादा। अब ये जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें तो भी हम जो है चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस डिमांड के वजह से ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। वैसे तो डिजायर्ड कंडीशन डेफिशिएंट डिमांड भी नहीं होगी बिकॉज एक इकोनॉमी यही चाहेगी कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर जो है पूरा वर्क करे, बट स्टिल एक्सेस डिमांड तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। डेफिशिएंट डिमांड तो एक बार के लिए चल भी जाएगी, उसे जो है हम प्रॉपर करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं और इसका क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। और फिर एट द एंड हम क्या देख लेंगे कि कैसे करेक्ट की जाती है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड्स को। तो अब डेफिशिएंट डिमांड क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हम बोल रहे हैं एक्सेस डिमांड के। दैट मींस एक्सेस डिमांड में होता था क्या, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। डेफिशिएंट मतलब कि कम है डिमांड, किसके रिलेशन में कम है, सप्लाई के रिलेशन में कम है। Okay, so deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy, ठीक है। इसमें क्या लेना है आपको,
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक्सेस डिमांड में पढ़ा था, सेम गोज टू डेफिशिएंट डिमांड की, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसा, कुछ ऐसा रहेगा, एडी इज लेस देन एएस वाला, ऑलराइट। सो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप आएगा। एक्सेस डिमांड की वजह से आया था इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड की वजह से आएगा डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और डिफ्लेशनरी गैप ही क्यों अराइज होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूं। तो डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड falls short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप क्या हो गया, ये वो गैप है जिससे कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो उस एग्रीगेट डिमांड से कम हो रही है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है, ठीक है। दैट मीन्स कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था और जितनी एक्चुअल में डिमांड हमें कम देखने को मिल रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है डिफ्लेशनरी गैप। अब डेफिशिएंट डिमांड में हम डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आती है। डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन के जस्ट अपोजिट। इन्फ्लेशन में महंगाई होती है, डिफ्लेशन में जो है आपकी जो गुड्स वगैरह है इनकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, देखो सिंपल सी चीज है, मान लो सप्लाई हो रहा है कितने यूनिट्स का, सप्लाई हो रही है 50 यूनिट्स की, ठीक है, और डिमांड किए जा रहे हैं कितने यूनिट्स, डिमांड किए जा रहे हैं 20 यूनिट्स, ऑलराइट। तो अब कितने से डेफिशिएंट डिमांड हमें देखने को मिली है, 30 यूनिट से जो है हमें डिमांड में डेफिशिएंसी देखने को मिली, ठीक है, कि 30 यूनिट्स जो है वो दैट इज फॉलिंग शॉर्ट, ठीक है। अब ये जो 30 यूनिट्स है स्टूडेंट्स, इसको सेल आउट तो करना होगा ना। बहुत टाइम पर आप देखते होंगे कि एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है, तो कुछ फेस्टिव सेल चल रही है, ये सारे सेल जो होती है, ये जो हम बोलते हैं सेल, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती है उसे सेल आउट किया जाता है, ठीक है। इन्हें कम प्राइसेस पर क्या करते हैं, सेल करते हैं, बिकॉज पता है सभी को कि अगर हमें उन 30 यूनिट्स को जो है क्या करना है, उन 30 यूनिट्स को अगर हमें सेल करवाना है तो इनके प्राइसेस को हमें करना पड़ेगा कम, तभी लोग जो है उसकी डिमांड इंक्रीज करेंगे, है ना, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो अगर डिमांड बढ़वानी है तो इस प्राइस को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो 30 यूनिट्स है वो सेल किए जा सकते हैं। तो प्राइस को कम करना, इसका मतलब क्या होना स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि इकोनॉमी जो है उसमें मंदी हो रही है, मतलब कि जो है थोड़ा सस्ता जो हर एक प्राइस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है हमारे डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन में महंगाई होती है, डिफ्लेशन में जस्ट महंगाई का अपोजिट दैट इज प्राइसेस हो जाते हैं कम, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन अराइज होता है। अब ये मत सोचिएगा कि मैडम डिफ्लेशन अराइज हो रहा है तो डेफिशिएंट डिमांड अच्छी सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड पर ही चलना चाहिए इकोनॉमी को, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, बिकॉज उसका रीजन ये है, देखो एट सम पॉइंट और दी अदर हम लोग कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स हैं, किसी ना किसी चीज के प्रोड्यूसर्स हैं। अब देखो आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ योर दिस सर्विस, ठीक है, ये जो टीचिंग सर्विस है मैं उसकी क्या हूं, प्रोड्यूसर हूं। मैं क्या कर रही हूं, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, ऑलराइट। लेकिन एट दी सेम टाइम मैं कंज्यूमर हूं दूसरी चीजों की। मुझे अगर कुछ भी खरीदना है, मैं कोई क्लॉथ खरीदने गई तो मैं क्या हूं, वहां पर एक कंज्यूमर हूं। मैंने वो जो है ड्रेस नहीं बनाई, वो क्लॉथ मैंने नहीं बनाया, तो मैं वहां पर कंज्यूमर हूं। अब अगर इकोनॉमी में प्राइसेस कम होंगे तो ऐसा थोड़ी ना किसी एक चीज के हो रहा है, पूरी की पूरी इकोनॉमी के प्राइसेस कम होने लगेंगे और पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे लो चलने लगेगी, और इसमें जो है इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी जब तक स्टूडेंट्स प्राइजेस थोड़े नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कि मान लीजिए कि मैं एक ट्यूशन लेती हूँ और मुझे ट्यूशन फीस पहले मिलती थी 10,000, बट बिकॉज कि अब सारी चीजें कम रेट्स पे हो रही है तो मेरी जो फीस है वो 8,000 हो गई, तो क्या ये डिजायरेबल है? नहीं है।
हमें इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, और ग्रो करवाने के लिए हर एक एस्पेक्ट में ग्रो करवाना है, हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो होनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के जो प्राइसेस है वो बढ़ने चाहिए, हर एक पर्सन की जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, बिकॉज अगर एक टाइम पे देखें तो हम ये बोलते हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है। आज के 100 रुपीज की जो वैल्यू है वही अगर हम 10 साल पहले के 100 रुपीज लें तो उस टाइम पर 100 रुपीज मतलब भाई बहुत बड़ी बात। आज के टाइम पर 100 रुपीज मतलब क्या, 100 रुपीज ही तो है, राइट, ऐसी वाली चीज हो जाती है। तो ये क्यों, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है, हमारा आउटलुक वैसा हो रहा है। तो अगर एज ए होल देखें तो धीरे धीरे जो ये प्राइजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर ये ऐसी कोई डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आएगी तो वो भी फेवरेबल नहीं होगी, बिकॉज वी विल वांट कि हमारी जो इकोनॉमी वो स्टेबल चले, ठीक है। ना तो हमें बहुत ज्यादा हाई प्राइजेस चाहिए और ना ही लो प्राइजेस चाहिए। लो प्राइजेस का मतलब ये हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए डिफ्लेशन भी बिल्कुल भी डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब समझ में आ गया है। अब इसका डायग्राम देखें तो देखो, जब हमने इन्फ्लेशनरी गैप समझा था स्टूडेंट्स, तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो ऊपर वाले साइड पे हमें देखने को मिला था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, डिफ्लेशनरी गैप की, तो डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आपकी जो डिजायर्ड डिमांड का कर्व है उसके नीचे आने वाला है, ठीक है। अब देखो, हमने जो है अपना एएस कर्व बनाई 45 डिग्री लाइन, और ये बनाई अपनी एडी कर्व जो कि रिक्वायर्ड थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के लिए, ठीक है। अब डेफिशिएंट डिमांड की बात करना मतलब कि जो आपकी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो कम होगी। तो इस डिमांड से कम होने वाली आपकी एक्चुअल डिमांड, तो हमने जो है एक और कर्व बनाया, अपना एडी कर्व बनाया। अब ये जो इस एडी और एडी1 के बीच का गैप है, ये ई और जी वाला जो गैप देख रहे हो, ये गैप होता है क्या, हमारा डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप बता रहा है कि इतने से जो है आपकी डिमांड कम है, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचने के लिए इतनी डिमांड जो है वो कम पड़ रही है, कम हो रही है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डेफिशिएंट डिमांड, या फिर हम बोले डिफ्लेशनरी गैप। बाकी का जो पूरा हमारा डायग्राम है वो एज इट इज सेम है जो कि हम लोगों ने अपने एक्सेस डिमांड में देखा था, ओके। तो आई गेस कि ये डायग्राम जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर आते हैं रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। अब जैसे हम लोगों ने रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड पढ़ी थी, सेम वे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। क्या गिवन है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड की जस्ट अपोजिट होती है डेफिशिएंट डिमांड। जो भी चीज है आपके एक्सेस डिमांड में चलती है उसके जस्ट अपोजिट चीज है आपकी डेफिशिएंट डिमांड में चलती है। सेम गोज टू रीजंस ऑल्सो। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड में क्या था, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो जैसे भी हमारे एक्सेस डिमांड में जो भी चीजें हैं उसके जस्ट अपोजिट चीजें इधर रहेगी आपकी डेफिशिएंट डिमांड में, ओके। तो क्या है हमारे पास में, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हुआ है डिक्रीज। अब लोग जो है वो कम कंज्यूम करना चाह रहे हैं, दे आर टेंडिंग टू कंज्यूम लेस ऑफ अ गुड, ठीक है। तो अब जब हम कम कंज्यूम करना चाह रहे हैं या हम जो है कम मनी स्पेंड करना चाह रहे हैं कंजम्पशन पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड है उसमें हमें फॉल दिखेगा, ठीक है। जो डिमांड है वो कम होने लगेगी, ऑलराइट। फिर आता है क्या, इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस क्या होंगे, टैक्सेस इंक्रीज हो गए। अगर स्टूडेंट्स टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो ये रीजन बनता है डेफिशिएंट डिमांड का। कैसे, जैसे कि देखो 100 रुपीज जो है, मान लो मेरी क्या है, इनकम है, इस पर मान लेते हैं कि 10% टैक्स लगता है, ठीक है। इनिशियली जो हम बात कर रहे हैं तो 10% टैक्स लगता है, तो 100 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा, ऑलराइट। तो 10 रुपीज तो मैंने टैक्स के पे कर दिए। मेरी जो रियल इनकम बची मेरे पास में वो कितनी बची है, 90 रुपीज की बची है। मैं सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर सकती हूँ, 90 रुपीज ही स्पेंड कर सकती हूँ, ओके। और फिर उसके बाद में हम देखें तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन टैक्स हुआ है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो अब कितना हो गया है, 20% हो गया है, ठीक है। जो टैक्स है वो टैक्स रेट जो है वो बढ़ गया हमारा, ओके। तो अब ये जब 20% हुआ स्टूडेंट्स, तो 100 पर 20% कितना हो गया, 20 रुपीज हो गया। तो अब 100 रुपीज में से 20 रुपीज हमने पे कर दिए फॉर टैक्सेस, बचा हमारे पास में 80 रुपीज, ये हमारी लेफ्ट ओवर इनकम बची है।
तो जब 90 बचेंगे तब हम ज्यादा स्पेंड करेंगे कंजम्पशन पे, या जब 80 बचेंगे? ऑब्वियस सी चीज है, जब 90 रहेगा तब हम ज्यादा स्पेंड करेंगे, राइट? तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो इसकी वजह से भी डेफिशिएंट डिमांड जो है वो अराइज हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद में आता है क्या? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर में डिक्रीज कर दिया है, ओके, डिक्लाइन कर दिया है उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स को। लाइक गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना कम कर दिए, गवर्नमेंट जो नीडी लोगों के लिए स्पेंड कर रही है वो कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मार्केट है, उसमें मनी अब उतना नहीं आ रहा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई कम होने की वजह से, या हम बोले कि लोगों के पास में जितना गवर्नमेंट स्पेंड कर कर उन तक पैसा पहुंचाती थी वो नहीं पहुंचने की वजह से अब जो हम लोकल पीपल है वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो अपनी डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे, तो इसलिए वो डिफिशिएंट डिमांड में अराइज होता है। ठीक है, फिर आता है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फॉल होना। ओके, फिर आता है राइज इन इंपोर्ट्स, फॉल इन एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स राइज हो गए हैं। इंपोर्ट्स राइज होने का मतलब क्या है? इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कहीं बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आना इज व्हाट वी कॉल्ड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स इंपोर्ट्स बढ़ गए तो जो फॉरेन डिमांड है वो तो इंक्रीज हो रही है, इंपोर्ट्स बढ़ने से फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या फॉरेन गुड्स की डिमांड, सॉरी, ठीक है, नॉट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स, फॉरेन गुड की जो डिमांड है वो हो रही है इंक्रीज। लेकिन हम देखें तो क्या डोमेस्टिक गुड की डिमांड इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। अब देखो लोग जो हैं, जो एक हम बोले कि कंज्यूमर्स हैं, वो उनके किसी भी वांट को, उनके किसी भी नीड को फुलफिल करने के लिए एक गुड काफी है, मतलब कि या तो वो फॉरेन गुड खरीद लें या वो डोमेस्टिक गुड खरीद लें। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारी कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं, वो फॉरेन गुड्स पर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक गुड्स पर इतना रिलाय नहीं कर रहे, राइट? वो जो है फॉरेन गुड्स ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। तो जब हम फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं तो अल्टीमेटली जो आपकी डोमेस्टिक डिमांड है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा? वो फॉल होगी। बिकॉज हम अगर फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ा रहे हैं तो वो सीधा सीधा हमें ये शो कर रहा है कि हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड है वो उतनी नहीं हम लोग कर रहे हैं, है ना? हमारी जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए हम फॉरेन गुड्स पर रिलाय कर रहे हैं, तो आपकी डोमेस्टिक डिमांड कम हुई, जो कि किस चीज में रिजल्ट होगी? डेफिशिएंट डिमांड में। ऑलराइट, तो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो इसकी वजह से भी हो सकता है, आपके राइज इन इंपोर्ट्स की वजह से भी हो सकता है। और फिर उसके बाद में देखें तो क्या है? फॉल इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट्स हमें शो करता है फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड। दैट मीन्स कि फॉरेनर्स जो है वो हमारे गुड्स को, हमारी कंट्री में बनाए गए गुड्स को कितना जो है पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। ये हमारी कंट्री से बाहर जाने वाले गुड्स होते हैं एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स हो गए फॉल। अब मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर गुड है, कोई भी एक कमोडिटी है, उसकी डोमेस्टिक जो डिमांड रहती है वो है कुछ, मान लेते हैं 300 यूनिट्स की। ठीक है, जस्ट वी आर अज्यूमिंग, और उसकी फॉरेन डिमांड थी कितनी? 200 यूनिट्स की। तो अब 300 प्लस 200 कितना हो गया? इन टोटल अगर हम बात करें तो इन टोटल उस पर्टिकुलर गुड की या कमोडिटी की डिमांड कितनी है? 500 यूनिट्स की है। ठीक है, नाउ हम बोल रहे हैं कि फॉल इन एक्सपोर्ट्स हुआ है, एक्सपोर्ट्स फॉल हो रहे हैं। दैट मीन्स अब जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे गुड्स को इतना डिमांड नहीं कर रहे। पहले 200 यूनिट्स को डिमांड किया जाता था, मान लेते हैं कि 100 यूनिट्स को ही डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारी टोटल डिमांड कितनी हुई उस पर्टिकुलर कमोडिटी की? 300 प्लस 100 विल गिव यू 400। तो पहले कितनी होती थी? पहले होती थी 500, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 500 यूनिट्स की ही डिमांड होगी। लेकिन बाय ड्यू टू एनी रीजन जो आपके फॉरेन डिमांड है गुड्स के लिए वो उतनी नहीं थी, वो अब सिर्फ 100 थी, तो टोटल आपकी 400 यूनिट्स की ही डिमांड की गई। तो ये जो 100 यूनिट्स का गैप है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, कि हमारी कंट्री में हमें डेफिशिएंट डिमांड देखने को मिल रहा है। ओके, वी हैव एक्सपेक्टेड कि हमारी डिमांड कितनी होगी? 500 यूनिट्स की,
तो उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे, उसके हिसाब से गुड्स जो है वो सप्लाई किए गए थे। तो 500 यूनिट्स का सप्लाई किया था, बट डिमांड सिर्फ 400 की हुई, तो जो 100 यूनिट्स हैं वो आइडल रखे रहे थे। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया अच्छे से कि डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस क्या होते हैं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स आपका जो एक्सेस डिमांड के रीजंस है वो अगर याद है, तो बस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को जो है हमें उसका अपोजिट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में कन्वर्ट कर देना, तो ये आ जाएंगे आपके क्या, डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस। आप ना एक डिमांड को अच्छे से याद कर लो, या तो एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को, जो भी आपको बेस्ट लगे। एक पर्टिकुलर चीज के मतलब कि अगर मान लो एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हो, तो एक्सेस डिमांड से रिलेटेड एक एक चीज, उसके रीजन, उसका मतलब, इन्फ्लेशनरी गैप, उसका इम्पैक्ट एंड उसके जो मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड होते हैं। ठीक है, या हम बोले मेजर्स फॉर करेक्शन जो है, ये सब कुछ आप अच्छे से बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में जो स्टोर करके रख लो। और फिर अगर डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछे ना, तो हर एक चीज का अपोजिट कर देना, वो हो जाएगा क्या, आपका डेफिशिएंट डिमांड की सारी जो भी चीजें हमसे पूछी जाएंगी वो। ठीक है, तो ये आप एक चीज कर सकते हो, इफ आपको दोनों को बहुत अच्छे से याद नहीं करना तो एक कर लो, बाकी जो है आप उसका अपोजिट कर कर लिख दोगे। ऑलराइट, तो आई गेस की रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड जो है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड का क्या इम्पैक्ट है, जैसे कि हमने एक्सेस डिमांड का देखा, किस पर, एक्सेस डिमांड का आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जो प्राइस लेवल है उस पर देखा। तो फिर अब देखते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड का क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑन आउटपुट। देखो इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या हो गया कि कितने गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने अभी हमें आपको बताया 500 यूनिट्स वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो ये एक्सपेक्टेड था कि 500 यूनिट्स का क्या होगा, 500 यूनिट्स की डिमांड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग 500 यूनिट्स की ही सप्लाई की गई थी। ठीक है, मतलब कि 500 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए गए थे किसी गुड के, हम ये बोलते हैं। तो ये जो 500 यूनिट्स है ये क्या बना, ये बना आउटपुट। नाउ अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि डिमांड सिर्फ और सिर्फ 400 यूनिट्स की ही हुई थी। ठीक है, तो अब जो 100 यूनिट्स है, ओके, इनका जो बैलेंस है 100 यूनिट्स, वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो स्टॉक में रखा रहेगा हमारे, मतलब कि जो भी एक प्रोड्यूसर है उसके स्टॉक में भर जाएगा ना वो, कि हाँ उनके पास ऑलरेडी अभी तो 100 यूनिट्स की जो 100 यूनिट्स जो है किसी भी पर्टिकुलर गुड के वो रखे हुए हैं। इफ इन एनी केस डिमांड बढ़ती है तो वो उसी टाइम पर जो है सप्लाई भी कर सकते हैं उन 100 यूनिट्स को। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि डेफिशिएंट डिमांड में जो स्टॉक है वो बढ़ता जाता है, और अगर ये डेफिशिएंट डिमांड कंटिन्यू रही तो ये स्टॉक और ज्यादा बढ़ेगा। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब एक प्रोड्यूसर के पास में ऑलरेडी स्टॉक में होगा कुछ भी पर्टिकुलर गुड, तो वो क्या सोचेगा, पहले उसे स्टॉक को क्लियर आउट करना है, फिर न्यू प्रोडक्शन करेगा वो। ठीक है, हमने देखा कि एक ईयर में तो ये क्या हुआ, 400 यूनिट्स की डिमांड की गई। मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर में कितनी यूनिट्स की डिमांड की जा रही है, फिर से 400 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूं मैं। तो फिर अब जो ये प्रोड्यूसर है ये कितने यूनिट्स ऑफ गुड को प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, देखो 100 यूनिट्स तो ऑलरेडी उसके पास में है ही, रखे हुए हैं स्टॉक में, तो 100 स्टॉक में है, 300 और उसे प्रोड्यूस करना है, तो अब वो बनाएगा 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन। ठीक है, अब यही चीज आप देखो कि जब पहले फुल फ्लेज्ड मैनर में जब डिमांड चल रही थी तो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, 500 यूनिट्स का। अब कितने का हो रहा है, 300 यूनिट्स का, बिकॉज 100 यूनिट्स तो ऑलरेडी स्टॉक में और जो डिमांड है वो भी कम है। ठीक है, तो आपके आउटपुट पर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिला, डेफिशिएंट डिमांड का, हमें ये इफेक्ट देखने को मिला कि जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज अब जो है स्टॉक बनता जाएगा, और जब स्टॉक में हम जो है बहुत सारी, मतलब अगर हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा तो जो एक प्रोड्यूसर है वो पहले क्या करेगा कि अपने स्टॉक को क्लियर आउट करेगा, उसके बाद में न्यू प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये स्टॉक मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा, मतलब कि नॉट स्टॉक मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा, क्या जरूरी हो जाएगा, आउटपुट जो है वो कम करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब जो है कम आउटपुट का प्रोडक्शन किया जाएगा। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या आउटपुट पर इफेक्ट होने वाला है डेफिशिएंट डिमांड का।
So due to lack of sufficient aggregate demand, there will be an increase in the inventory stock. It will force the firms to plan for lesser production for the subsequent period. As a result, planned output will fall. ठीक है, आउटपुट पर क्या इफेक्ट हुआ? आउटपुट पर ये इफेक्ट हुआ कि अब जो है प्लान्ड आउटपुट जो था हमारा वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, जितना हमने सोचा उतना हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब वो उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा, उसमें हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, आउटपुट जब फॉल हुआ है तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो जाएगा। क्यों होगा? देखो पहले हम जो है 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो मान लो कि 500 यूनिट्स में हमें 50 लोगों की जरूरत है टू प्रोड्यूस दिस मच। ठीक है, हमें कितने लोगों की जरूरत है? 50 लोगों की। ओके, वी नीड 50 पीपल टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स। अब प्रोडक्शन हमने कितना देखा था? अब हमने प्रोडक्शन देखा था 300 यूनिट्स का। तो अगर पूरा इधर लॉजिक लगाएं और मैथ्स लगाएं तो क्या समझ में आएगा? जब 500 में 50 चाहिए तो 300 में तो 30 लोग ही काफी है ना। तो 300 यूनिट्स का जब प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ 30 पीपल या 30 लोगों से हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली एक जो प्रोड्यूसर है वो अगर अपना आउटपुट कम करेगा तो वो अपना जो है एम्प्लॉयमेंट या अपने जो रिसोर्सेस है वो भी कम करेगा। रीजन बीइंग कि जब वो प्रोडक्शन कम कर रहा है तो उसके पास भी प्रॉफिट कम आ रहा है, तो फिर वो इतने लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेगा, है ना। वो जो है जब उसका काम कम में चल सकता है तो वो कम का ही करेगा। ठीक है, तो बिकॉज आउटपुट कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट पर भी क्या इफेक्ट होगा? एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगेगा। सो डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट। ठीक है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब कि अब ये जो इधर हम देख रहे हैं 20 लोगों को जो है काम से निकाल दिया गया या 20 लोगों को बोला गया कि नहीं अब आपकी जरूरत नहीं है, ये 20 लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, और ये चाहते नहीं थे क्योंकि ये तो ऑलरेडी काम कर रहे थे ना। अब अगर ये बिना चाहते नहीं और ये अनएम्प्लॉयड हुए तो इसे हम इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही कहते हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद में क्या आता है? इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट होगा? अब सिंपल सी चीज है, ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो प्राइस है वो क्या होने लगेंगे? प्राइस भी फॉल होने लगेंगे। रीजन बीइंग प्राइस क्यों फॉल होंगे स्टूडेंट्स? तो देखो एकदम सिंपल सी चीज है कि जहां 500 यूनिट्स बने और 400 की ही डिमांड हुई तो ये जो 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा है इन्हें सेल करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा। बिकॉज जो जनरल लॉ ऑफ डिमांड है हमारा वो क्या बोलता है? जब प्राइस कम होंगे तभी डिमांड बढ़ेगी। तो अगर डिमांड को बढ़ाना है तो इस प्राइस को कम करना पड़ेगा। ये जो 100 यूनिट्स है इसे सेल आउट करने के लिए इसका प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, तभी जाकर लोग इसे क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। ओके, so deficient demand causes the general prices to fall due to lack of demand for goods and services in the economy. ओके, तो ये इफेक्ट होने वाला है एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल का डेफिशिएंट डिमांड पर। आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या पर्टिकुलर जो है इम्पैक्ट होता है इनका। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि क्या मेजर्स होते हैं एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद में एज इट इज सेम बस जो क्या करना रहेगा, अपोजिट चीजें हमें करनी रहेगी और हम देख लेंगे कि डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ओके, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में डिक्रीज करवा दो तो एक्सेस डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि अपनी जो नॉर्मल डिमांड है उस पर आ सकती है। देखो हमने एक रीजन पढ़ा था स्टूडेंट्स, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड का एक रीजन क्या था? इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो बस अब क्या करो, इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करवा दो। गवर्नमेंट कम मनी सप्लाई करेगी अगर इकोनॉमी में तो लोगों के पास भी कम मनी होगा और वो डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। डिमांड कब बढ़ती है? जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा होने लगा। भाई सबके पास में जो है मनी बढ़ती जा रही है इसलिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो अगर कम कर दी जाए तो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है और अल्टीमेटली जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, फिर इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस को इंक्रीज कर दो। देखो सिंपल सी चीज है,
है किसी भी चीज पर जो टैक्स है उसको बढ़ा दो, ओके। ये जो हम लोग जीएसटी वगैरह लगते हैं, जीएसटी इंक्रीज कर दो, उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे कमोडिटीज के। इनकम टैक्स बढ़ा दो, उससे जो है लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो इस वे में भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मनी सप्लाई है उसको डिक्रीज कर दो, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अब यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके आगे हम जो पूरा पार्ट पढ़ने वाले हैं वो आएगा हमारा चैप्टर फ्रॉम बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो हमारा बैंकिंग वाला पार्ट है उसमें हम लोगों ने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं कि आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो है हम इसके अंदर पढ़ने वाले। वेरियस क्वांटिटेटिव एंड वेरियस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को आगे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट रहेगा। और जितना मुझे पता और जितना मैं एज्यूम करने वाली हूँ वो यही है कि आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज ये जब हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो हो सकता है कि मैं उतना डीप में ना जाऊं, राइट। इसीलिए मैं ये बोल रही हूं कि आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों ने जो है आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, ओके। तो चलिए आप जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है वो देखें कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। बात आती है किस पर, सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में फर्स्ट वाला आया हमारे पास में इंक्रीज इन बैंक रेट। अब बैंक रेट होता क्या है स्टूडेंट्स, तो बैंक रेट सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। बैंक रेट सिंपल सी चीज है, जो सेंट्रल बैंक है वो मनी किसको दे रही है, लेंड कर रही है, कमर्शियल बैंक को लेंड करती है उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये याद रखना, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। जैसे कि हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, सेम वे में कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है लोन, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उसे हम कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। अब बैंक रेट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। अब डिक्रीज क्यों होगा मनी सप्लाई वो समझे। तो देखो बैंक रेट बढ़ा है तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी इंक्रीज हो गई, राइट। देखे, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल मानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसका बैंक रेट चल रहा है कितना, 6%, ठीक है। अब 6% अगर सेंट्रल बैंक ने अपना बैंक रेट रखा है तो इसका मतलब कि फॉर एवरी 100 रुपीज जो कमर्शियल बैंक है उन्हें 6 रुपीज एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि एक कमर्शियल बैंक ने 100 रुपीज बोरो किया है, तो अब इस कमर्शियल बैंक को वापस रिटर्न कितना करना है, वापस रिटर्न करना है 106 रुपीज, ठीक है, बिकॉज वो इंटरेस्ट भी तो इसमें ऐड होगा। नाउ सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स की, जो हमारी कमर्शियल बैंक है उसने ये 100 रुपीज का क्या किया है, लोन लिया है। क्यों लिया है, ताकि वो आगे भी लोन दे सके। अब अगर ये बढ़ जाए, बैंक रेट बढ़ जाए, मान लो ये 6 से कितना हो गया, 8% हो गया, ठीक है। अगर 8% हो गया तो कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो गई। अब उसे रिटर्न करना पड़ेगा 108 रुपीज। और ये सिर्फ मैं 100 रुपीज पर बता रही हूँ, 100 रुपीज का तो लोन लेती नहीं होगी ना कमर्शियल बैंक, लेते हैं वो थाउजेंड्स में, लैक्स में, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स पर जो है लोन लिए जाते हैं, तो उन पर अगर हर 100 पर 8 रुपीज पे करना है तो दैट मीन्स बहुत सारा अमाउंट एज एन इंटरेस्ट जो है कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ता है, किससे, सेंट्रल बैंक को। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो कमर्शियल बैंक जो है वो ज्यादा बोरो नहीं करना चाहेगी, ठीक है। और अगर कर भी लिया बोरो ज्यादा तो फिर आगे क्या होगा, पहले ये क्रोनोलॉजी इस वे में चलेगी, आरबीआई से आएगी किस पर, कमर्शियल बैंक पर। मान लेते हैं कि हमने कमर्शियल बैंक कौन सी ली, एसबीआई ली, तो आरबीआई से जो मनी है वो एसबीआई पर आया कितने परसेंट में, 8% में, ठीक है। अब उसके बाद में एसबीआई जो है वो इस पर्टिकुलर मनी को क्या कर रही है, जनरल पब्लिक को या जनरल जो हम बोले जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें ये और भी लोन दे रही है, ठीक है। हम लोग लोन लेते हैं तो ये जो एसबीआई है वो ये पर्टिकुलर मनी को किसको दे रही है, पब्लिक को दे रही है। अब सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स की, जो सारी कमर्शियल बैंक्स है वो कौन से मोटिव से वर्क करती है,
प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। सारी कमर्शियल बैंक्स का कौन सा मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जब आरबीआई ने उसे 8% में दिया तो एसबीआई कुछ तो अपने पास में रखेगी। एसबीआई ने बोला हम 10% पर देंगे ये पर्टिकुलर लोन, ठीक है, पब्लिक को। तो जो हम लोग हैं, हमें जो है हर 100 रुपीज पर 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब कि 10% का लोन है। अगर मैं 1 लाख रुपीज का लोन ले रही हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? वापस रीपे कितना करना पड़ेगा? 1,10,000। मुझे 10,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, बिकॉज 10% का क्या चल रहा है? इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरे लिए जो है महंगा हो गया लोन लेना। अगर यही वो 6% था, यहाँ पर मान लो ये कितना था? 6% था पहले, तो एसबीआई ने बोला चलो हम 8% पे दे देंगे। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 8%, मतलब कि 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज। मुझे सिर्फ 8,000 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो चीज ज्यादा बेटर है ना, 10,000 को पे करने से अच्छा है कि मैं 8,000 पे करूं। तो ऑब्वियसली चीज है कि जब आपका बैंक रेट बढ़ेगा तो वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ाएगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक का जो लेंडिंग रेट है, लेंडिंग रेट कौन सा हो गया? ये वाले, ठीक है। जो लेंडिंग रेट है कमर्शियल बैंक का वो भी इंक्रीज हो जाएगा और ये डिस्करेज करेगा बोरोवर्स को लोन लेने से। बिकॉज अगर इतने हाई रेट्स पर हम लोग लोन लेंगे तो हमें जो है रीपे भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और ये चीज जो जनरल पब्लिक है, जो बोरोवर्स है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बर्डनफुल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम लोग लोन कम लेंगे, ठीक है। लोन कम लेंगे स्टूडेंट्स तो इकोनॉमी में मनी कम आने वाला है। अगर मैं लोन ज्यादा लूं, अगर जो पूरे बोरोवर्स हैं अगर वो बहुत सारा लोन ले रहे हैं, अगर सभी लोग लोन ले पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो मनी वापस आ तो हमारी इकोनॉमी में ही रहा है, तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी में मनी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग अब लोन नहीं ले रहे बिकॉज जो ये इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये जो है बोरोवर्स को डिस्करेज करता है फ्रॉम टेकिंग लोन। हम लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे, और हम लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमी में मनी कम आएगा। जब मनी कम आएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिमांड भी जो है वो श्रिंक हो जाएगी। डिमांड जो है वो भी हमारे कंट्रोल में आने लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए जब डिमांड एक्सेस हो जाती है तो जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी? वो इंक्रीज कर देगी बैंक रेट को। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट है बैंक रेट को इंक्रीज करना, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद में आता है इंक्रीज इन रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, बैंक रेट मैंने बोला कि वो पर्टिकुलर रेट है जो कि लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोन दिया जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया है। आपका ये जो है रेपो रेट, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो यूज होता है, ठीक है। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, ठीक है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर की सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी लेंड कर रही है उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो जब शॉर्ट टर्म नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए अगर मनी दे रही है और उस पर अगर जो रेट है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि मैंने बैंक रेट में समझाया ना, सेम गोज टू योर रेपो रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट है अगर वो ज्यादा है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या होगा? जो बोरोइंग, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाएगी। कमर्शियल बैंक को ज्यादा मनी रीपे करना पड़ेगा, और फिर वो अल्टीमेटली वो बर्डन कमर्शियल बैंक किस पर शिफ्ट कर देगी? जो अल्टीमेट बोरोवर्स होंगे, जो जनरल पब्लिक है, आप और हम, ठीक है, हम पर जो है वो बर्डन शिफ्ट कर दिया जाएगा कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एट दी एंड हुआ क्या? जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर हमें लोन मिलेगा तो हम लोन नहीं लेना चाहेंगे, वी विल ट्राई टू वेट, ठीक है। अगर कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, अगर हम लोग जो है इसे पोस्टपोन कर सकते हैं अपने जो लोन लेने की पूरी प्रोसेस है उसे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सोचेंगे कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब ये इंटरेस्ट रेट कम होंगे तब हम लोन लेंगे। तो अल्टीमेटली बिकॉज ये जो था आपका इंटरेस्ट रेट था, या हम बोले रेपो रेट के ज्यादा होने की वजह से इसने डिस्करेज किया बोरोवर्स को फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो जब लोन्स कम लिए गए तो अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई कंट्रोल हो गई, मनी सप्लाई ज्यादा नहीं हुई। जब मनी सप्लाई ज्यादा नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, जो आपका आपकी जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल में आने लगेगी, ठीक है। सो रेपो रेट के इंक्रीज होने से क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हुई, कमर्शियल बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स।
ऑलराइट, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है आपके बैंक रेट के जैसा, बस बैंक रेट में यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म नीड्स और इसमें रेपो रेट में क्या आया है, शॉर्ट टर्म नीड्स। ऑलराइट, तो आई गेस कि रेपो रेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ओपन मार्केट मतलब कि जिसमें कि हम लोग जनरल पब्लिक डील कर सके। ऑलराइट, तो इसमें जो है सेल और परचेज करना किसे, सिक्योरिटीज को, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उन्हें सेल और परचेज करना बाय सेंट्रल बैंक। ओके, तो जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाएगा, अगर एक्सेस डिमांड है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, क्या चाहते हैं हम एक्सेस डिमांड में? एक्सेस डिमांड में हम ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें जो मनी सप्लाई है उससे हमें वापस लाना है। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी में जितना मनी सप्लाई हो रहा है ना उसको हमें कम करना है, उसका प्रपोर्शन कम करना है। ये सेंट्रल बैंक का मोटिव रहता है कि अगर उन्हें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो उसे उन्हें जो सेंट्रल बैंक है वो जो मनी सप्लाई है उसे भी कम करने की कोशिश करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली जब मनी सप्लाई कम होगा तभी जो है एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ सकेगी। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेल करेगी सिक्योरिटीज को। ठीक है, सिक्योरिटीज सेल क्यों की जाएगी? देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, मान लो कि आपके पास में 10,000 रुपीज है। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि मुझे वो 10,000 रुपीज क्या करने हैं, वापस लेने। आप कौन हो? आप हो आपका, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो, और मैं हूं सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर चीज दी कि अच्छा ठीक है मैं ये सेल करती हूँ, तो आपके पास जो 10,000 है वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मैंने जो है 8,000 रुपीज की कोई भी एक आइटम सेल की। अब मैं सेंट्रल बैंक हूं ना, तो आप लोग मुझ पर भरोसा भी बहुत करते हो बिकॉज मैं तो सेंट्रल बैंक हूं, है ना। तो आप लोगों का काफी ट्रस्ट है कि नहीं सेंट्रल बैंक दे रही है मतलब कि अच्छी चीज है, इसे हमें परचेज कर लेना चाहिए। अब मैंने वो जो है सिक्योरिटी वो की सेल, आपने उसको खरीदी। आपके पास जो 10,000 थे उसमें से मैंने 8,000 की सिक्योरिटी सेल की, मैंने 8,000 रुपए आपसे ले लिए। अब आपके पास में सिर्फ 2,000 बचे। ठीक है, तो अब आप कंजम्पशन कितने का कर सकते हो, सिर्फ 2,000 का, बिकॉज 8,000 तो मैं ले गई। मनी सप्लाई कंट्रोल हुआ, राइट। जो हमारा ये मार्केट में मनी था, आप इकोनॉमी थे, मैं सेंट्रल बैंक थी, इकोनॉमी में 10,000 रुपए थे, मैं 8 ले गई, सिर्फ अब 2 ही बचे। तो अब जो डिमांड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तो सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को सेल करती है, बिकॉज जब वो सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो उसके पास में मनी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेस मनी रिवॉल्व हो रहा होगा हमारी इकोनॉमी में वो सेंट्रल बैंक के पास में चला जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ऑलराइट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड फॉर सेल, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस। ठीक है, कमर्शियल बैंक के जो रिजर्व है वो डिक्रीज हो गई, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को सेल किया, कमर्शियल बैंक आगे सेल करेगी, तो कमर्शियल बैंक ने भी अगर उसको परचेज किया है तो मनी तो ऊपर गया ना। अब जब कमर्शियल बैंक के पास में भी मनी नहीं है तो वो उतना बोरो के लिए नहीं, मतलब कि लेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, अब जब लेंड कम करेगी तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। डिक्रीजेस बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, जो बैंक की एबिलिटी है टू क्रिएट क्रेडिट वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज। तो अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई है वो आ जाएगा किसमें, कंट्रोल में। ऑलराइट, तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियोज। जो LRR है, लीगल रिजर्व रेशियोज, उसमें इंक्रीज करना। लीगल रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं, ये इसके अंदर हम 2 कंपोनेंट्स बोलते हैं, कौन कौन से, कैश रिजर्व रेशियोज एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लें तो CRR क्या है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो क्या है, मिनिमम परसेंटेज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टाइम डिपॉजिट्स जो होते हैं, ओके, जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज आप जो कमर्शियल बैंक्स होती है उन्हें सेंट्रल बैंक के पास में रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और SLR क्या है, मिनिमम परसेंटेज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्फ। ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये वो रेशियो है जो कि ये वो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक को खुद के पास ही रखना होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में, मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास में 20,000 का डिपॉजिट आया है, तो इसमें स्टूडेंट्स मुझे कुछ CRR मेंटेन करना पड़ेगा
और कुछ SLR मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि इन दोनों को मिला के जितने भी परसेंटेज बोले गए दोनों को मिलाकर जो है मेरे पास में बन रहा है 200 रुपीज। ओके, तो ये 200 रुपीज तो मैंने एज ए रिजर्व रख लिया। अब मैं सिर्फ अब जो मैं और आगे लेंड कर सकती हूँ, मैं कमर्शियल बैंक को तो मैं मनी लेंड करूंगी, तो अब मैं कितना लेंड कर पाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 1800 मनी जो है वो लेंड कर पाऊंगी, ठीक है। मैं पूरा 2000 नहीं करूंगी। अब मान लो हमें क्या करना है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो हमें इंक्रीज कर देंगे क्या, LRR, ठीक है। अब मान लो कि LRR जो मैंने इंक्रीज किया तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज किया LRR, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 600 रुपीज एज अ रिजर्व रखना पड़ रहा है। 600 एज अ रिजर्व अगर रखना पड़ रहा है तो 2000 में से 600 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास में कितना आया, 1400। अब जो मैं सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज को आगे लेंड कर सकती हूँ। ओके, तो मेरे पास में मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास में जो मनी है वो कम हुआ फॉर फर्दर लेंडिंग, राइट। यही अगर पूरा का पूरा 2000 लेंड करती तो मार्केट का मनी सप्लाई ज्यादा होता, बट क्योंकि ये जो है आपका LRR इंक्रीज हुआ तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ 1400 ही लेंड कर सकती हूँ। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि LRR को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई जो है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है, CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू LRR। सो इंक्रीज इन सच रिजर्व्स विल लीड टू डिक्रीज इन अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो अगर इंक्रीज करेंगे ऐसे रिजर्व्स में तो उसकी वजह से जो अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो होगी डिक्रीज, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि अब जो क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है कमर्शियल बैंक्स की वो हो जाएगी कम, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को जो है अच्छे, नॉट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, ये जो पर्टिकुलर हमारा अप्रोच है इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो, ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर आते हैं। वो थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें कि डायरेक्टली जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब आते हैं किस पर, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आएगा, फर्स्ट वाला इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, सो डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंट, ठीक है। अब देखो जब भी हम जो है कुछ भी लोन वगैरह अगर लेने जाते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें क्या बोलती है कि आप एज अ मॉर्गेज क्या रख रहे हो, आपको किसके अगेंस्ट हम लोन दें, है ना। बिकॉज कमर्शियल बैंक को चाहिए सिक्योरिटी कि हाँ उनका जो मनी है वो वापस आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो वो हम जिस भी सिक्योरिटी को एज अ मॉर्गेज रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, वो उसे सेल आउट कर कर अपना जो मनी है वो ले सकेगी, ठीक है। तो अब यूजुअली यही होता है कि हम जितने का भी मॉर्गेज लेके जाते हैं उससे कम अमाउंट का ही हमें क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है। जैसे कि मान लो मैं लोन लेने गई हूँ और मैंने जो एक सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी क्या रखा है, एक प्रॉपर्टी रखी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी है मेरी 10 लाख रुपीस की, तो इस पर मुझे मिला है कितने का लोन, 80,000 रुपीस का लोन जो है वो पास किया गया। तो ये जो 20,000 रुपीज है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलेंगे, ये है मार्जिन, ठीक है, कि बैंक ने जो है 20,000 रुपीज का मार्जिन रखा खुद के पास में। ऑलराइट, अब अगर मुझे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करेंगे, जब हम अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। अब अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैं मार्जिन रख रही हूँ कितने का, 50,000 का, ठीक है। अगर मैं 50,000 का मार्जिन रख रही हूँ, दिस वुड नॉट बी 80,000, दिस वुड बी 8 लाख। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 8 लाख आएगा क्योंकि मैंने 10 लाख लिया था, नॉट 8 लाख, 9,80,000। आई एम सो सॉरी फॉर द कैलकुलेशन। यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 9,80,000, ठीक है। ये कितना है, 10 लाख में से 2,000 हमने माइनस, सॉरी 20,000 हमने माइनस किया। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने मार्जिन कितने का रखा है, 50,000 का रखा है, ठीक है। तो अगर 50,000 का मार्जिन रखा है तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 9,50,000 रुपीज, ठीक है। मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 9,50,000 रुपीज का मुझे लोन मिला है। मैंने प्रॉपर्टी अपनी 10 लाख की रखी थी। तो अब अगर ये मार्जिन और बढ़ता जाएगा, ये मैंने मार्जिन कुछ ज्यादा ही कम ले लिया है, मार्जिन इतना नहीं होता है, ज्यादा ही होता है, ठीक है। 10 लाख अगर मैंने दिए तो समथिंग अराउंड मुझे 9,20,000 ऐसा ही कुछ देंगे, ओके।
तो अगर मान लो कि चलो पहले 20,000 था 50,000 हुआ, तो अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो ये डिस्करेज करेगा बोरोवर्स को फ्रॉम टेकिंग लोन्स, बिकॉज हम सोचेंगे कि यार जब हम 10 लाख का अपना कोई भी प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो हमें जो है उस पर लोन भी ज्यादा अमाउंट का ही मिले। अगर बहुत ही कम अमाउंट का हमें लोन मिल रहा है तो फिर वो किसी काम का तो है नहीं, है ना। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स तो दिस विल डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, और उस टाइम पीरियड के लिए बोरोवर्स जो है वो लोन्स लेंगे नहीं और वो अपने इस पर्टिकुलर जो लोन लेने का सिस्टम है उसे कर देंगे पोस्टपोन्ड और इन फ्यूचर वो लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हुई हमारी इकोनॉमी में, ओके। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल की जा सकती है, ऑलराइट। तो जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को। सो मार्जिन अगर इंक्रीज होगा तो दिस विल रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स, डिस्करेजेस बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन्स, ठीक है। और ये डिस्करेज करेगा किसको, बोरोवर्स को फ्रॉम टेकिंग लोन्स, ऑलराइट। तो आई गेस कि ये चीज भी जो है जो हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास में मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या होता है, ये एक परसुएजन और एडवाइस साथ में आती है, मतलब कि परसुएजन एंड प्रेशर हम बोलेंगे, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो एडवाइस देती है किसे, कमर्शियल बैंक को, कि आपको ऐसे वर्क करना है। सेंट्रल बैंक जो है फोर्स नहीं करती कि आपको ऐसे वर्क करना है, बट सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को समझाती है, उन्हें जो है सारे प्रोज एंड कॉन्स बताती है, और इस वे में जो है कमर्शियल बैंक से बात करती है कि कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग वर्क करने लगे। अब देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स कि कमर्शियल बैंक के ऊपर अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो भी अगर सेंट्रल बैंक ने कुछ बोला है तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगी कि वो सेंट्रल बैंक की बात माने, बिकॉज अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक उनके क्या है, पापा हैं, है ना। तो उनकी पापा की बात तो माननी पड़ेगी, अदरवाइज अगर फ्यूचर में कुछ काम होगा तो पापा हमारा काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो कमर्शियल बैंक है वो फिर बात मान लेती है अल्टीमेटली किसकी, जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है उसकी। तो जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तो सेंट्रल बैंक एडवाइस करती है टू डिस्करेज लेंडिंग, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है वो इस लेंडिंग को डिस्करेज करती है, उस चीज के लिए एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक को कि आप ज्यादा लेंड मत करो, बिकॉज एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा है, या हम बोले कि एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, तो उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम आप लोगों से चाहेंगे, मतलब कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि हम ये आप लोगों से उम्मीद करेंगे और चाहेंगे क्या, कि आप जो हो ज्यादा मनी लेंड ना करो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे भी जो है बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी लेंड नहीं करती हैं। फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस क्रेडिट रैशनिंग, सिर्फ वहीं पर ही क्रेडिट दो, क्रेडिट मतलब कि लोन दो जहां पर जरूरत है। जब एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज बाद में भी हो सकती है तो वहां पर जो है लोन मत दो, ये जो है सेंट्रल बैंक का अप्रोच रहेगा, ठीक है। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन में कि हर एक पर्सन को लोन मत दो, सिर्फ जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर और उन पर्टिकुलर लोगों को ही क्या दिया जाए, लोन दिया जाए, और बाकियों को ना दिया जाए। एट प्रेजेंट हमें जो है एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन को कंट्रोल करना है, तो इसके लिए जो है क्या करो, इसके लिए जो है क्रेडिट राशनिंग लेकर आते हैं कि अच्छा आप इस सेक्टर को क्रेडिट दे सकते हो और इस सेक्टर को मत दो, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो ये एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो करेक्ट की जा सकती है, उसे ठीक किया जा सकता है। आई होप सो कि ये जो एक्सेस डिमांड का हमारा कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जैसे कि हमने मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड पढ़ा, सेम वे में हम क्या पढ़ लेंगे, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। जो जो चीजें यहाँ पे पढ़ी है ना उसके जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे अपने डेफिशिएंट डिमांड में, ओके। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमें क्या करना है, सब चीज का अपोजिट करना है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हमने देखा था कि हम जब हमारी क्या थी एक्सेस डिमांड थी तो हम क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करवा रहे थे। तो जब डेफिशिएंट डिमांड आएगी तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है। हम क्या बताएंगे कि हाँ अब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज की जा रही है, ओके।
फिर आएगा क्या, डिक्रीज इन टैक्सेस। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपका डेफिशिएंट डिमांड में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं जो हूँ आपको जल्दी जल्दी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज हर एक चीज़ को डिटेल में हम लोगों ने एक्सेस डिमांड में पढ़ लिया, तो जस्ट आपको अपोजिट ही करना है। क्या आया, डिक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस अगर डिक्रीज हो गए तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो रियल इनकम है, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब उन सभी लोगों की जो रियल इनकम है, हम बोले परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो फिर हम लोग स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, तो जो हमारी डेफिशिएंट डिमांड है वो वापस हमारी नॉर्मल डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलराइट, फिर क्या आता है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर अवेलेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो देखो जो आपका हमने क्या देखा था, हमारा जो एक्सेस डिमांड वाला कंसेप्ट था वो देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिक्रीज इन मनी सप्लाई किया था। तो जब डेफिशिएंट डिमांड की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। जब जो मनी सप्लाई वो अगर बढ़ेगा, अगर इकोनॉमी में पैसा आएगा, तभी तो जाकर जो है हर एक चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जब लोगों के पास में मनी होगा तभी लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डेफिशिएंट डिमांड जो है वो हमारी वापस जो हम बोलेंगे डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उसमें कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें फिर से वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आया, बैंक रेट आया। सबसे पहले बैंक रेट कौन सा रेट होता है, वो रेट जिसमें कि सेंट्रल बैंक मनी लेंड करती है, किसे, कमर्शियल बैंक को टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म नीड्स को मीट करने के लिए जो मनी लेंड किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, दैट इज बैंक रेट। बैंक रेट अगर कम कर दिया जाए, बैंक रेट जैसे कि पहले था 8% और अब जो सेंट्रल बैंक है वो उसे 6% कर दे, तो कमर्शियल बैंक के लिए जो बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो रिड्यूस होगा। अल्टीमेटली जो कमर्शियल बैंक है वो जो पब्लिक को देने वाली है, जो जनरल पब्लिक को मनी लेंड करने वाली है, उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, ठीक है। जब उसको 8% पे करना पड़ रहा था तो वो इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज कर रही थी, लेकिन अब अगर जो कमर्शियल बैंक है वो 6% जो है पे कर रही है, तो वो आगे पब्लिक को भी जो इंटरेस्ट है वो कम करके ही देगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम लोगों के लिए वो हुई कम, तो हम लोग जो है वो ज्यादा बोरो कर पाएंगे। हमें दिखेगा कि हाँ अभी जो है हमारा ये बोरोइंग रेट जो है वो कम चल रहा है, या हम बोले कि जो कमर्शियल बैंक का लेंडिंग रेट है वो उतना नहीं है, वो कम है। हमें जो है रीपेमेंट जो करना होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, ठीक है। सो बैंक रेट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल बैंक जो है वो अपना लेंडिंग रेट भी डिक्रीज कर देगी। अल्टीमेटली दिस विल एनकरेज बोरोअर्स टू टेक लोन्स, ठीक है। जब लेंडिंग रेट कम होगा तो वो चीज एनकरेज करेगी बोरोअर्स को कि वो क्या ले, वो लोन्स ले। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये जो हमारा डिक्रीज इन बैंक रेट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स को जो फुलफिल करता है, या शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो लोन दिया जाता है बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, वो होता है रेपो रेट, ठीक है, जिस रेट पर दिया जाता है। अब अगर रेपो रेट इंक्रीज किया था तो क्या इफेक्ट था वो हम समझे थे, सेम गोज टू अब इसको डिक्रीज कर दो, उल्टा कर दो। जैसे कि हमने बैंक रेट का डिक्रीज पढ़ा, सेम गोज टू रेपो रेट का डिक्रीज। अगर रेपो रेट डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो डिक्रीज होगी। अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट भी कम रखेगी, और जब लेंडिंग रेट कम रहेगा तो मतलब कि हम लोग जो जनरल पब्लिक है उन्हें जब रीपे करना पड़ेगा लोन, तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो हमारे लिए कम बर्डनफुल होगा। तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या करेंगे, जो लोन है वो ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो है मनी बोरो करेंगे, इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो इसकी वजह से ये होगा कि हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो वापस इंक्रीज होकर जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उस पर पहुंच जाएगी,
ठीक है। सो रेपो रेट के डिक्रीज होने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हुआ है, कमर्शियल बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो भी डिक्रीज हुआ, और इसकी वजह से जो बोरोअर्स हैं उन्हें ये चीज एनकरेज किए कि वो लोन्स ले ले, ठीक है। सो एनकरेजेस बोरोअर्स टू टेक लोन्स। ऑलराइट, तो आई गेस कि रेपो रेट का भी जो पूरा कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखो, जब हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन किस में पढ़ा था, अपनी एक्सेस डिमांड में, तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल कर दी जाएंगी सिक्योरिटीज को। लेकिन जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं किसके अंडर, डिफिशिएंट डिमांड के अंदर, तो इसमें जो है सेंट्रल बैंक परचेज करेगी सिक्योरिटीज को। परचेज क्यों करेगी, अब देखो वापस वही एग्जाम्पल ले लें, आप हो क्या, जनरल पब्लिक, मैं हूं सेंट्रल बैंक, मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहती हूं कि इकोनॉमी में मनी जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको जो पहले मैंने सिक्योरिटीज सेल की थी वो मैंने बोला चलो लाओ वापस दे दो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो सिक्योरिटीज को वापस लिया, है ना, 8000 की सिक्योरिटीज मैंने आपसे ली थी, तो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे सिक्योरिटीज वापस दे दो, मैंने वो परचेज की, मैंने इधर से 8000 रुपीज भी दिया आपको, साथ ही साथ में उस पर जो भी इंटरेस्ट और जो रिटर्न और मिलेगा वो भी इंक्रीज होके मैंने वो भी आपको दिया है। तो चलो मान लेते हैं कि मैंने इन टोटल आपको 10,000 रुपीज जो है वो रिटर्न किए, तो मैंने आपसे जो क्या ली, आपसे जो सिक्योरिटीज थी वो परचेज कर ली, मतलब कि सेंट्रल बैंक ने वापस जो सिक्योरिटीज है वो परचेज कर ली कमर्शियल बैंक से, जनरल पब्लिक से, ठीक है, और जो मनी है वो इन रिटर्न उसके दे दिया गया। अब जब मनी मैंने आपको दिया, मैंने आपको 10,000 रुपीज पे किए वापस, तो वो 10,000 रुपीज आप स्पेंड भी करोगे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा, अल्टीमेटली जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो जब डेफिशिएंट डिमांड की बात आती है तो सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। ओके, सो सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड फॉर परचेजिंग, ठीक है, जो सिक्योरिटीज है वो ऑफर की जाती है किस चीज के लिए, परचेज के लिए, मतलब कि जो परचेजिंग है वो बढ़ाई जाती है, सिंपल सी बात है। रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इससे हो जाते हैं क्या, इंक्रीज, और इसकी वजह से इंक्रीजेस बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। यहाँ पर हमने बैंक लिया, जनरल पब्लिक नहीं लिया है, जनरल पब्लिक भी आप लिख सकते हो, या फिर बैंक भी अगर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जब बैंक के पास में मनी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मनी लेंड भी कर पाएगी, तो उससे क्या हुआ, उसकी जो एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट है वो हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एंड मोटिव है, जो सेंट्रल बैंक का एंड मोटिव है कि इकोनॉमी में पैसा लाना है, तो वो पर्टिकुलर चीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम डेफिशिएंट डिमांड में बात करेंगे तो क्या होगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी क्लियर होगी। फिर आता है डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी नो सीआरआर और एसएलआर होता है, अगर इसे हम डिक्रीज कर दे, ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है कि 2,000 रुपीज पर मैं पहले जो हूँ 600 एज अ रिजर्व रखना पड़ रहा था एक कमर्शियल बैंक को, अब मान लो कि एज अ रिजर्व कमर्शियल बैंक को सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज रखना पड़े, तो उस पर्टिकुलर बैंक के पास में कितना मनी बचा है जो कि वो लेंड कर सकती है, 1800 रुपीज बचे हैं, ठीक है। तो अब 1800 जब वो लेंड करेगी किसके अपार्ट है, डिस्पाइट हम देख रहे हैं 1400 के डिस्पाइट, तो 1800 में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ में ये जो 400 एक्स्ट्रा मनी जो हमारी इकोनॉमी में सप्लाई है उसकी वजह से ये डेफिशिएंट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होने लगेगी, मतलब कि डिमांड इंक्रीज होगी तो जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उस तक हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है अगर वो डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। सो CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू LRR हो गया। डिक्रीज इन सच रिजर्व्स विल लीड टू इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसकी वजह से क्रेडिट जो है वो ज्यादा अवेलेबल रहेगा, और अल्टीमेटली जब क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल है तो जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा लेंड करेगी जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक जो है वो उसे बोरो कर और जो हमारा पूरा इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो भी इंक्रीज करेगी, साथ ही साथ में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होने लगेगी। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट भी क्लियर है आप लोगों को कि लीगल रिजर्व रेशियो को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। फिर क्या आती है, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब आएंगे आपके
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दिस वुड बी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव तो हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं क्या हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब क्या है हमारे पास में, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर डिक्रीज कर दो, जैसे कि जहां हम 50,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट रख रहे थे, अगर उस चीज को मैं 20,000 कर दूं तो ज्यादा लोगों को वो चीज एनकरेज करेगी कि अच्छा हमें अपनी जो सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट बहुत सारा मनी मिल सकता है, तो वो लोग जो है बोरो ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो जब डेफिशिएंट डिमांड रहेगी तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। ऑलराइट, सो मार्जिन डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी, दिस वुड बी इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीजेज क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स। ठीक है, ये जो आपका मार्जिन डिक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से जो है क्रेडिट क्रिएटिंग पावर फॉर बैंक जो है वो होती है इंक्रीज, और ये जो है आपका एनकरेजेस बोरोअर्स टू टेक लोन। जब क्रेडिट क्रिएटिंग पावर बढ़ रही है बैंक्स की तो उसकी वजह से जो है बोरोअर्स भी जो क्या हो रहे हैं, एनकरेज हो रहे हैं। बोरोअर्स क्यों एनकरेज हो रहे हैं स्टूडेंट लोन लेने के लिए, तो उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि जो आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हुए, लोगों को अब उनकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ज्यादा मनी मिल रहा है, तो इसलिए जो है वो लोग सोचेंगे कि हम लोग जो है अभी लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, वो लोगों को एनकरेज करेगा कि वो लोन ले, बोरो करे, और अल्टीमेटली उसकी वजह से जो है फर्दर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। ओके, तो आई गेस कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट पर आता है मोरल सुएशन। अब देखो, जब हमने हमारे एक्सेस डिमांड में मोरल सुएशन पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें था कि एडवाइस दी जाती है टू डिस्करेज लेंडिंग, लेकिन जब हम इसमें पढ़ रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड में, तो इसके लिए क्या एडवाइस दी जाएगी, इसके लिए एडवाइस दी जाएगी टू एनकरेज लेंडिंग। ठीक है, अब जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगी कि आप जो हो लेंडिंग बढ़ाओ, जब लेंडिंग बढ़ेगा तभी जाकर तो क्या होगा, तभी जाकर जो इकोनॉमी है उसमें मनी ज्यादा आएगा, और ज्यादा लोग जब मनी बोरो करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा, अल्टीमेटली ये डेफिशिएंट डिमांड वाली जो सिचुएशन है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, और जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है उसमें क्या बोला जाता है, विदड्रॉ क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग को विदड्रॉ कर दो, मतलब कि अब ये मत करो कि हम जो है क्रेडिट सिर्फ नीडी लोगों को ही दे रहे हैं, अब क्रेडिट सभी लोगों को दो, जिसको चाहिए सबको क्रेडिट दो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन में। रीजन बीइंग कि जब सभी लोग क्रेडिट लेंगे, जब ज्यादा लोग बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें मनी आएगा, और मनी आएगा तो क्या होगा, मनी आएगा तो जो डिफिशिएंट डिमांड है वो क्योर होगी, और वो हमारी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड है ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक्सेस डिमांड को जो है कंट्रोल कैसे किया जाता है, करेक्ट कैसे किया जाता है, उस चीज में मैंने आपको हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया है, तो इसीलिए मैंने डेफिशिएंट डिमांड में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। रीजन बीइंग कि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आप लोगों ने वो पढ़ लिया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को जो है करेक्ट कर सकते हैं, और भी जो हमने इस चैप्टर में बाकी के जो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आई होप सो कि ये सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गए हैं। नाउ एक और जो छोटी सी चीज हमें सीखने वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, हमें करना है गूगल ओपन और उस पर हमें सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो हमारी वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। ठीक है, ये ओपन हो जाएगी, आपको ऐसे करना है स्टूडेंट्स स्क्रॉल। ठीक है, जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपको डिफरेंट हेड्स दिखेंगे, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, क्लास 12th, क्लास 11th, ऐसे करके टिल क्लास 1st है, टर्म 1 एग्जाम है, किंडरगार्टन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, वन शॉट रिवीजन है एंड एक्स्ट्रा लर्निंग है। अब आपको जो पढ़ना है आपको उस पर्टिकुलर चीज पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें क्लास 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हम क्लास 12th पर करेंगे टैप। उस पर टैप करने से क्लास 12th में अवेलेबल जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी हो जाएंगी आपको विजिबल। ठीक है, यहाँ पर तो आपको कुछ 8 ही प्लेलिस्ट दिख रही है, लेकिन जब आप आपकी वेबसाइट देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ हम बात करें किसकी, इकोनॉमिक्स की,
तो 12th इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 4 प्लेलिस्ट दिखने वाली है। यहाँ पर तो आपको 2 ही विजिबल है, लेकिन जब आप इसे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको 2 और दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपको टोटल 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है, उसमें से 2 है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की और 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब 2 क्यों है, एक है स्टूडेंट्स आपकी संदीप गर्ग और एक है आपकी एनसीईआरटी, एंड सेम गोज टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है आपकी संदीप गर्ग और एक है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। तो इस वे में जो है आपको 4 प्लेलिस्ट है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सा पर्टिकुलर लेक्चर कौन से प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में जाओ, आपको अगर संदीप गर्ग पढ़ना है तो संदीप गर्ग के प्लेलिस्ट में जाओ, ठीक है। अब ये चीज ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिफाइंड आपको दिखेगी, क्लास 12th इकोनॉमिक्स बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो गया कि अच्छा ठीक है, अगर हम इस वाली प्लेलिस्ट पर गए तो हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक संदीप गर्ग इसमें मिलेगा। इसमें क्या है, बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट संदीप गर्ग, ऐसे ही सेम जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बुक मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी एंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी। तो इस वे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक आपको कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो वॉच नाउ का ऑप्शन है, उस वॉच नाउ पर हमें करना है क्लिक, उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। अब यहाँ पर जो आप वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस देख रहे हो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स है और उनके जो सारे टॉपिक्स है वो बिल्कुल ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है, एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको वो मिल जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमें जो है क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है, इसका फुल चैप्टर रिवीजन पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर हम करेंगे क्लिक, इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जो टॉपिक्स है वो आपको विजिबल हो जाएंगे। उसमें आपको देखेगा फुल चैप्टर रिवीजन और उसके आगे वॉच नाउ का ऑप्शन, वहां पर वॉच नाउ पर आपको कर देना है क्लिक, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। नाउ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, प्ले होने लगेगा। और अगर नेक्स्ट पर नहीं जाना और कुछ देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना, कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो हो जाएगा वापस ओपन, ठीक है। और फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक दी वीडियोस। थैंक यू।